हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे जेआईजीएल के पेपर एनालिसिस की। जून 24 में जो जेआईजीएल का एग्जाम हुआ है वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत कोशिश के बाद मैंने इसके क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करे हैं। होप सो आपको शायद पसंद आएंगे। तो आप अपने पेपर को इससे एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पहले क्वेश्चन की हम बात करें, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से आया कहाँ से? तो आर्टिकल 245 और 246 से आया। अगर आर्टिकल 245 की बात करें हम, तो ये देखता है कि एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246 दोनों से ही पूछा गया है। अगर हम बात करें टेरिटोरियल की, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की, तो हम कह सकते हैं इट्स बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो कानून ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के लिए बना सकती है। ठीक है, उसी के साथ साथ हम आगे यहाँ पे ये भी देखेंगे, स्टेट that a law made by parliament shall not be invalid merely because it has extraterritorial operation। दूसरी चीज आप देखोगे इसमें आर्टिकल नंबर 246 है। 246 बहुत फेमस आर्टिकल है। जब भी टैक्सेशन की क्लास होती है, कोई भी क्लास जनरली चलती है, तो उसमें आर्टिकल 246 का डिस्कशन होता है, जहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। लिस्ट 1, 2, 3 है। 1 में कॉन्करेंट, 2 में स्टेट लिस्ट, 3 में 1 में यूनियन लिस्ट, सेकेंड में स्टेट लिस्ट और थर्ड में कॉन्करेंट। उसी के साथ यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि कभी अगर ऐसा हो जाता है, अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कॉन्करेंट लिस्ट में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो ऑलवेज प्रिवेल सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिकली नेचर है वो कैसा है। फेडरल नेचर है विद यूनिटरी बायस्ड, है ना। पार्लियामेंट जो है ना स्टेट लिस्ट में भी कई बार मैटर बना सकती है, लॉज बना सकती है, लेकिन कब? पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन सर्टेन सिचुएशंस, जैसे कि इन केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं जो मैटर्स स्टेट लिस्ट के लिए डिफाइन, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी, पार्लियामेंट भी अपने नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। सो इट्स अ क्वाशी फेडरल स्टेट। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1A देखते हैं। ठीक है, 1A जो हमारा 2 मार्क्स के हैं, ये पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन देखें हम, it is almost a universal rule in all constitution where distribution of legislative power is provided that in concurrent field central law prevail। ठीक है, if it conflict with the state law, however our constitution recognize exception to this universal rule। ये क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिए ध्यान से। यहाँ पे ये बात बोली गई है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो कॉन्करेंट लिस्ट है, आर्टिकल 246 की थर्ड लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो उसमें प्रिवेल कौन करता है अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए? तो मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, ऑलवेज प्रिवेल सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल जो है वो क्या करती है? प्रिवेल करती है। उसी के साथ साथ हम कंक्लूजन में यहाँ पे आइए, जनरली सेंट्रल लॉ प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ इन कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। एंड कभी कभी स्टेट लॉ में प्रिवेल इफ इट हैज रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट, मेक इट एन एक्सेप्शन टू द यूनिवर्सल रूल। तो यहाँ पे ये बोला गया है, वैसे तो जनरल रूल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करती है, लेकिन अगर स्टेट प्रेसिडेंट की कंसेंट ले लेती है तो वो भी प्रिवेल कर सकती है। तो ये था आपका फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट ए का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आपका आया है कि न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, प्रिंट होता है कहाँ पे? बैंगलोर इन कर्नाटका स्टेट। ठीक है, आगे क्या होता है कि इट कंटेन्स क्रॉसवर्ड पजल्स एंड एंगेज्ड इन प्राइज कंपटीशन। इसका वाइड सर्कुलेशन होता है कहाँ पे? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड स्टैंडिंग इन्विटेशन, फिलिंग अप फॉर्म्स एंड पेमेंट ऑफ मनी टुक प्लेस। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया? टैक्स लगा दिया न्यूज़पेपर में। Publisher challenged the validity of law on ground that it was invalid. It covers subject matter falling beyond the territory of that state because paper was published in another state। अब यहाँ पे वैलिडिटी बतानी है, जो महाराष्ट्र ने टैक्सेशन के प्रोविजंस लागू किए हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं? तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, द एक्शन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वॉज वैलिड ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस as almost relevant activities occurred within the state territory। ये तो इसका कंक्लूसिव आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, जो कंक्लूजन में लिखना है। अब इसके रीजनिंग समझ लीजिए। ये एक केस हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे आरएमडी चाराबुंगा वाला। इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट हैज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ओनली ऑन ओवर एक्टिविटीज विद इन इट्स टेरिटरी। ठीक है, न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ कर्नाटका में, एक्टिविटीज फॉर्म सबमिशन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे महाराष्ट्र है सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस, उनके पास सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है टू इम्पोज अ टैक्स। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बोलती है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज लॉ दैट हैव टेरिटोरियल कनेक्शन और नेक्सस विद एक्टिविटीज इवन पार्ट इट अकर्स इन
अनदर स्टेट, चाहे उसके पार्ट अदर स्टेट में, एक्टिविटीज अदर स्टेट में अगर कर रही है तो यहाँ पे महाराष्ट्र जो है प्रिवेल कर जाएगी, महाराष्ट्र का डिसीजन वैलिड होगा और वो टैक्सेशन जो इम्पोज किए वो वहां पे रिकवरी कर सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि पर्टिकुलर आइटम इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान रिक्वेस्टेड पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर दैम। हरियाणा और राजस्थान दोनों रिक्वेस्ट कर रही हैं, क्या ऐसा संभव है? तो अब देखिए इसका कंक्लूजन पहले मैं बता देती हूँ। यस, अंडर आर्टिकल 252 पार्लियामेंट लॉ प्रिवेल अनलेस रिपील्ड और अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इटसेल्फ। सिचुएशन इज कवर्ड इन आर्टिकल 252 अगर इट प्रोवाइड्स इफ टू और मोर स्टेट पास रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लॉ सब्जेक्ट कैन मेक अ कॉमन लॉ। तो ऐसा हो सकता है उनके लिए कॉमन लॉ बना दिया जाए। द लॉ विल अप्लाई ओनली दोज स्टेट्स नॉट टू एनी अदर स्टेट, जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट हैपन इफ एनी वन ऑफ कंसेंटिंग स्टेट्स लेटर मेक लॉ ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि जो पार्लियामेंट है वो इस तरीके के नियम जरूर बना सकती है, जरूर बना सकती है अगर दोनों स्टेट अपनी अपनी कंसेंट दे देती है, तो इस तरीके का कानून बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है अगर स्टेट अपना उस पॉइंट पे अपना कोई नियम बना देती है तो वो पार्लियामेंट को ओवरराइड नहीं कर सकती। ये इसका आंसर है, मतलब जो लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। आगे देखिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज अ प्रिंसिपल इंटरप्रिटेशन यूज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉज। दोनों को इस तरीके से इफेक्ट दिया जाए एक दूसरा कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। Harmonious construction ensure both union and state legislature can function effectively and maintain a balance। दोनों में क्या हो सके? बैलेंस। हार्मोनियस वर्ड ही हार्मोनियम से आया है, तालमेल बिठाना, तो एक दूसरे का तालमेल बैठ सके। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ इट इज नेसेसरी टू एक्सपीडियंट इन नेशनल इंटरेस्ट पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ऑन अ मैटर इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है? आंसर इज यस। ये आर्टिकल 249 में प्रोविजन दिया गया है, पार्लियामेंट ऐसा बिल्कुल कर सकती है अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी से इन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम बोलेंगे यस ऐसा हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल रिजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा। अब हम इसका केस स्टडी पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे, जो एक केस स्टडी रहती है श्याम ज्वेल्स के नाम से। वन ऑफ मुंबई बिगेस्ट ज्वेलरी स्टोर कॉन्ट्रैक्टेड इन गोल्ड लीफ होलसेबल टू बाय अ हाई क्वालिटी ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी एंड पेबल ऑन क्रेडिट 25 लाख पेबल इन 90 डेज। ये जो क्वेश्चन आया आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से केस स्टडी बनाई गई। एक्स अ फ्रेंड ऑनर साइंड अ पर्सनल गारंटी, वाई बिजनेस पार्टनर होता है, ठीक है, सिक्योरिटी देता है। ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ गोल्ड लीफ took action, sent multiple legal notices and initiated recovery of proceeding against tax। क्या ऐसा हो सकता है? Yes, it's a case of sales of goods for consideration। Now देखो, अब इसमें ना सबसे पहली चीज ये आती है कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने गारंटी का प्रोविजन पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देयर आर थ्री पार्टीज, वन इज अ प्रिंसिपल डेटर, सेकंड वन इज अ श्योरिटी एंड क्रेडिटर, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ एक्स एज ए गारंटर एज पर सेक्शन नंबर 128। ये देखिए, इसमें आप लिंक करेंगे केस स्टडी से, मैंने पूरी केस स्टडी इसमें नहीं डाली लेकिन आप आंसर मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल गारंटी दी उसके फ्रेंड ने, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एक्स अ पर्सनल गारंटी देयर बाय बिकमिंग इक्वली लायबल। जो आपका गारंटी देता है वो क्या होता है? पर्सनली लायबल होता है। बिल्कुल फर्स्ट वही लायबल होता है अगर जिसने लोन लिया है उसने उसको पेमेंट नहीं किया, देन इन दैट सिचुएशन जो गारंटर होता है वो लायबल होता है। सो एक्स बीइंग अ गारंटर इज पर्सनली लायबल फॉर 25 लाख एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स। आगे देखिए क्या होता है। Can a gold leaf sell luxury car of Y and appropriate proceeds towards the outstanding liability? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये है आपका 176। यस, पॉनी के पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि वो गुड्स को क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है, सेल कर सकता है, अप्रोप्रिएट सेल प्रोसीड्स कर सकता है टुवर्ड्स डेट। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक नोटिस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन आया, under which provision sale of goods act 1930 gold leaf can initiate legal action for recovery of price and damages। तो राइट टू इशू फॉर प्राइस कर सकते हैं, राइट टू क्लेम डैमेजेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इनका दोनों का मिलता जुलता कॉम्बिनेशन है सेल्स और कॉन्ट्रैक्ट का। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन एजेंट बी हेल्ड पर्सनली लायबल? तो ये 230 से आया है।
कुछ इन एजेंट फॉल्स अंडर एनी ऑफ द अबव ही कैन नॉट बी पर्सनल लाइबल, एजेंट इज एक्टिंग फॉर फॉरेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज अनडिस्क्लोज्ड है, एक्सप्रेसली एग्री है पर्सनल लाइबल के लिए इन सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी फॉर्मेट में है। यहाँ पे क्या होता है, आनंद ने ना सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर नहीं किया, लेकिन वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैंने एग्जाम क्लियर किया है, और इसके बाद वो क्या करता है, डिसीव करता है परम को टू प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, कि तुम मुझे उधार सामान दो क्योंकि मैंने यूपीएससी या जो भी सिविल एग्जाम्स क्लियर कर रखा है, और नो इंटेंशन टू पे फॉर देम, और उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती पे करने की, तो क्या ये ऑफेंस माना जाएगा भारतीय न्याय संहिता से? आंसर इज यस, बिल्कुल। और ये जो है चीटिंग मानी जाएगी, ठीक है, ये चीटिंग मानी जाएगी। और इसके कुछ प्रोविजंस ये होते हैं कि डिसेप्टिव मतलब दूसरे को धोखा देने की इंटेंशन से आपने ऐसा कुछ किया है, फॉल्सली प्रिटेंडेड टू बी सक्सेसफुल इन सिविल सर्विस एग्जाम, डिसऑनेस्टली इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इट्स अ सेक्शन ऑफ सेक्शन नंबर 318 ऑफ बीएनएस। ठीक, 2B की तरफ चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2B आया है जितना मैंने पढ़ा है, यहाँ पे रिकवरी होती है राज हु वाज अ माइनर, तो ये जो है माइनॉरिटी में, आप जैसे कि जानते हो एक बहुत फेमस केस है मौर्य बीवी वर्सेस धर्मोदास केस, घोष का जो केस है, यहाँ पे यही बात होती है कि जो माइनर है, माइनर के अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते, राइट, तो यहाँ पे वॉइड डिक्री अगेंस्ट माइनर मानी जाएगी, और यहाँ पे लीगल पोजीशन डिक्री वाज पास्ड अगेंस्ट अ माइनर विदाउट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई गार्जियन नहीं है, इट्स अ नल एंड वॉइड। ठीक, तो नल एंड वॉइड इसमें माना जाएगा। कंक्लूजन में मैं आंसर बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको फटाफट से आप अपने आंसर्स मैच कर सको। Prabhu claims not valid as original decree and subsequent sale were void. Property rightfully established to the state and Prabhu has no legal claim of possession. फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर सी है 2C है, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यही होता है कि उसके पास 50 बीघा जमीन होती है जिसमें से 25 बीघा तो वो दे रहा है, लेकिन 25 बीघा वो नहीं दे पा रहा, तो इन दैट सिचुएशन अब यहाँ पे रिलीफ क्या होगी। तो देखो बिल्कुल क्रक्स में मैं जा रही हूँ, अगर ये पूरी समरी आपको चाहिए जो मैंने आंसर्स एनालिसिस फुल बनाया है, तो इसको आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो देखिए अवेलेबल रिलीफ्स की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और यहाँ पे कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि जो 25 बीघा जमीन है जो वो नहीं दे पाया उसके लिए वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, और या फिर चूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट वापस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आया। राकेश एंटर्ड इनटू बॉन्ड विद द कंपनी टू सर्व अ पीरियड ऑफ 5 years एज पर टर्म्स ऑफ बॉन्ड इफ राकेश लीव द जॉब अर्लियर एंड जॉइन अ कॉम्पिटिटर विद इन 5 years। ठीक है, वो कॉम्पिटिटर बॉन्ड साइन करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट है, ठीक, और बेसिकली इसका मैं आंसर यही बताना चाहूंगी, एग्रीमेंट इज वैलिड इफ इट रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर्स इन्वेस्टमेंट, कंपनी कैन क्लेम डैमेजेस। जो बॉन्ड्स जनरली क्या होता है कि आप किसी को ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन में जैसे आपको याद होगा कि सेल ऑफ गुडविल होती है, उसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर बॉन्ड साइन करा रखा है तो ऐसी स्थिति में जब तक कि जितने टेन्योर के लिए बॉन्ड साइन है आप दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था, नीलम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन प्रयागराज, ये मॉर्गेज से ये टॉपर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो आंसर है वो क्वेश्चन क्योंकि आपके पास हो गई तो आप मैच कर सकते हो, ये इक्विटेबल मॉर्गेज से क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन में बताएं, यस मॉर्गेज इज वैलिड एट इट फुलफिल ऑल क्राइटेरिया ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या आते हैं, डेट एग्जिस्ट करता है, टाइटल डीड्स डिलीवर की जाती है नोटिफाइड टाउन में, लखनऊ जो है वो नोटिफाइड टाउन है, ठीक है, दिल्ली लखनऊ जो बड़े टाउन्स होते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे ये वैलिड मॉर्गेज माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3C की अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 3C की हम बात करें बच्चों, तो 3C में बेसिकली होता क्या है, ये है आपका एनआई एक्ट से सेक्शन 138 और 138 लागू होता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से अगर चेक बाउंस होता है तो सेक्शन 138 के प्रोविजन लगते हैं, लेकिन 138 की कुछ कंडीशन है कि चेक जो है ना डिस्चार्ज डेट और लाइबिलिटी करता हो, प्रेजेंटेड 3 months के अंदर हो, अनपेड हो, इनसफिशिएंट फंड्स हो, आपने उसके ऊपर डिमांड नोटिस भेजा हो 30 days में, फेल टू पे विद इन 15 days हो, तो यहाँ पे जो है ना इफ दीज आर मेट गुकेश कैन फाइल क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138। तो यहाँ पे कंक्लूजन में यही बोलेंगे गुकेश हैज अ रेमेडी अंडर 138 फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। क्यों? क्योंकि उसने सारी रिक्वायरमेंट पूरी की है। आगे क्वेश्चन नंबर 4A की तरफ अगर हम बढ़े, ए इज एक्यूज्ड ऑफ फॉरगोइंग बी सिग्नेचर ऑन गिफ्ट डीड ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब फर्जी साइन करवाए हैं
तो यहाँ पे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। बिल्कुल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन नंबर 45 बिल्कुल साफ बोलता है, जो कि पहले आपका एविडेंस एक्ट के अंदर था, वहां पे भी ऐसी चीज रहती है कि एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलिवेंट, कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन मैटर, फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट, फिंगरप्रिंट्स, आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग सिग्नेचर्स, तो ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलिवेंट, तो कोर्ट मस्ट इवेलुएट विद सपोर्टिंग एविडेंस। 4B की तरफ चलते हैं। राज हैज बीन रॉन्गफुली डिटेन इन कस्टडी योगेश अ पुलिस ऑफिसर, व्हाट रेमेडी। ये क्वेश्चन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से फॉल करता है, क्योंकि आप किसी को भी बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के अरेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं वो या उसके फैमिली मेंबर्स, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो रिट फाइल की जाएगी तो उन रिलीज में ऑल्सो सीक कंपनसेशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर बिकॉज अनलॉफुल डिटेंशन किया उन्होंने। 4C की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे सोन सिंह एज 62 ईयर्स एज वर्किंग एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ये टेन्योर से क्वेश्चन आया सेक्शन नंबर 12 से, तो इसका टर्म्स ऑफ ऑफिस 3 ईयर नॉट एक्सीडिंग 65 ईयर्स। हमारे केस में सोन सिंह 62 ईयर्स विद इन एज लिमिट है, ऑलरेडी सर्विंग IC फॉर 1 ईयर, तो रिमेनिंग टेन्योर कितना हो सकता है 65 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स एज ए CIC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा। इफेक्ट ऑफ रिपील ऑफ जनरल क्लॉजेज अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट भारतीय न्याय संहिता विच केम इफेक्ट ऑन जुलाई 1st, रिपील द IPC एज प्राइमरी क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। मैंने आपको कहा ना कुछ जगह इन्होंने प्रोविजंस को टेक्निकल भी बनाया आपस में इंटरकनेक्ट करके, तो यहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 6 डील विद इफेक्ट ऑफ रिपील डील करता है, क्योंकि वो जनरल लॉ है। तो अब देखो यहाँ पे प्रोविजन समझ लीजिए, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो 1 जुलाई 2024 से पिक्चर में आया है जिसने रिपील किया IPC को, ऑफेंस कमिटेड बिफोर 1 जुलाई विल बी गवर्न्ड बाय IPC, ठीक, नॉट BNS, और इस एक्ट का कोई रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय समन अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसके प्रोविजन है कि भाई समन जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, आपको कोर्ट में आना होता है, तो इसके साथ समन टू अ कंपनी फॉर्म ऑफ सोसाइटी सेंडिंग बाय पोस्ट सर्विंग सेक्रेटरी लोकल मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर डिलीवरिंग पर्सनली टू अ डायरेक्टर पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो फॉर्मल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस लाइक कंपनीज एंड फर्म्स डिलीवरी टू द प्रिंसिपल ऑफिसर। 5C की अगर हम बात करें, यहाँ पनिशमेंट की बात हुई है भारतीय न्याय संहिता के तहत, व्हाट ऑफेंस आर कवर्ड अंडर दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट्स। तो वैल्यू ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी 5000, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, प्रॉपर्टी इज रिकवर्ड, तो ये सब है। ठीक है, माइनर हर्ट अदर ऑफेंस जो सिमिलर लीफ में छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं, ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट्स लाइक कम्युनिटी सर्विस, जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पे नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि आपको जैसे पार्क है या हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल है उसमें पढ़ाना होगा या पार्क की सफाई होगी, बिना कॉस्ट के आपको जेल में नहीं डाला जाएगा लेकिन बाहर ही रखा जाएगा पेनल्टी के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6A की बात करूँ अगर मैं, तो बेसिकली यहाँ पे अनिल इंस्पेक्टर हॉट वाटर बॉटल लेता है केमिस्ट शॉप से और स्टिल विल स्टैंड बॉइलिंग वाटर। अनिल वाज टोल्ड इट वाज स्टैंड हॉट वाटर बट नॉट बॉइलिंग वाटर, ही बॉइल्स इट। जैसे वो हॉट वाटर बॉटल में डालता है वो बस्ट हो जाती है और उससे वो इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे टॉट का आता है, लॉ ऑफ टॉट है ना, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी से प्रोविजन है। ठीक है, तो यहाँ पे अनिल को रेमेडी मिलेगी क्योंकि अनिल हैज अ रेमेडी अंडर लॉ ऑफ नेग्लिजेंस अंडर कंज्यूमर एक्ट एंड केमिस्ट इज लायबल फॉर सेलिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। आगे फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आ गया है बच्चों, फाइनेंशियल लॉस कंपनसेशन फॉर लॉस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6C की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन आया है। नीमो डू इट क्विट डॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल देन ही हिमसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6D की अगर हम बात करें पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें पार्टनर्स लाइबिलिटी की बात हो रही है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स जॉइंटली एंड सिवरली लाइबल होते हैं। ठीक, तो इसमें केस लॉबी और कंक्लूजन में यही बोलेंगे प्लांटिफ विल सक्सीड, बोथ रमेश एंड महेश आर लाइबल, बोथ पार्टनर्स आर लाइबल। क्वेश्चन 6A से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, रॉस की पॉन्ड थ्योरी, सोशल इंजीनियरिंग, डायरेक्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, ये सब कवर है। डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट कॉज मतलब एक्सटेंशन ली जाती है एंड बेसिकली कहीं पर डिफाइन नहीं है सफिशिएंट कॉज, इट वेरी फ्रॉम केस टू केस। तो सफिशिएंट कॉज का मीनिंग दिया गया है और यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट पावर होती है कोर्ट की कि उसे एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी है। फिर उसके बाद बच्चों IT एक्ट से 43A से आपका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 6 से 4th, डिस्कस द ग्राउंड ऑन विच पार्टी अगेंस्ट हुम फॉरेन अवार्ड इज इनवॉक्ड। ठीक, ये आर्बिट्रेशन एक्ट से आया है ये क्वेश्चन।
तो ये इसका आंसर है। अगर आप ये पूरा पीडीएफ लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हो। ये मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस बताया ताकि बच्चे अपने आंसर्स को क्या कर सके, मैच। किसी तरीके का कोई अगर इंस्टीट्यूट के आंसर से कोई मिसमैच हो सकता है तो उसके लिए मैं अभी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एक्सपेक्टेड आंसर्स बनाए हैं, इसमें कोई कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।